जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टैक्स क्लब वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो सीए फाइनल के लिए मैंने स्टार्ट करा है बनाने टॉपिक सब। बीच बीच में सीए इंटर के लिए भी मैं पोस्ट करता रहूँगा, लेकिन अब कुछ टाइम के लिए मैं सीए इंटर के कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगा, उसके बाद सीए इंटर पर भी बीच बीच में डालता रहूँगा। तो जो टॉपिक है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी टॉपिक से है। आप जो बेसिक है इसका आज सेक्शन 116 हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग इनिशियल लेवल का टॉपिक है, ये सेक्शन है। उसके बाद धीरे धीरे हम 131, 132 सर्च एंड सीजर सर्वे वगैरह के बाकी सेक्शंस भी धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो बाकी बातें बाद में स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी का पहला सेक्शन बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ मैं इसको क्लियर करूँगा आपको। उसके बाद आगे प्रोविजंस हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 116 क्या कहता है? देखिए, सेक्शन 116 बेसिकली आपको बताता है इनकम टैक्स अथॉरिटी के लेवल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी का जो टॉपिक है इसके अंदर आपको क्या क्या कवर है। देखिए, इसमें अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल से रिलेटेड बातें हैं 116 से 119। जुरिडिक्शन से रिलेटेड बातें हैं 120 से 130। टैक्स पेयर चार्टेड है 119A। पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी 131 टू 136। इसके अंदर ही सबसे लेंथी और इम्पोर्टेंट पोर्शन यही है। इसी के अंदर आपको सर्च सीजर सर्वे वगैरह से रिलेटेड बातें पढ़नी है और बाकी ये डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन है जो कि 138 के अंदर आता है। तो अभी हम अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल का 116 देखेंगे। उसके अलावा बाकी जैसे जैसे क्लास होती है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ, बाकी सेक्शन भी कवर करते चलेंगे। चलिए, इनकम टैक्स अथॉरिटीज 116 क्या कहता है? देखिए, ये सेक्शन बेसिकली आपको बताता है हायरार्की क्या है इनकम टैक्स अथॉरिटी में, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम जब आगे सेक्शंस 131, 132 पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें बार बार इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में बात होगी कि साहब किसके पास अथॉरिटी है सर्च सीजर करने की, किसके पास अथॉरिटी है सर्वे करने की, किसके पास अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन मांगने की, किसके पास अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, किसके पास अथॉरिटी है अप्रूवल्स देने की। तो हमें बहुत सारी बातें इनकम टैक्स अथॉरिटी से रिलेटेड पढ़नी पड़ेगी, उनके लेवल, उनके हायरार्की से रिलेटेड पढ़नी पड़ेंगी, बार बार ये बातें आएंगी। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी की जो 116 में हायरार्की दे रखी है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या कहता है? कहता है फॉलोइंग आर द क्लास ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। फॉलोइंग आर द क्लास ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज क्या है? सबसे पहले क्या होता है? सीबीडीटी और बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। इट कंप्राइज ऑफ चेयर एंड मेंबर। इट फंक्शन अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एक्साइज कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर ऑल ऑफिसर्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सुपीरियर अथॉरिटी है ये, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी तरह से सीबीडीटी ही कंट्रोल करता है। इट इज ऑथराइज टू एक्साइज सर्टेन पावर्स conferred upon it by the Income Tax Act. CBDT frames rules as empowered under section 295. 295 में CBDT को ये पावर दी गई है रूल्स बनाने की, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। ये बात हमने कई बार पहले भी आप लोगों ने सी इंटर वगैरह में पढ़ी होगी कि CBDT जो रूल बनाती है वो रूल को मेन बनाने का पर्पस होता है ताकि इनकम टैक्स एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेशन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। कई जगह ऐसी बातें होती हैं जहां पर लॉ पूरी तरह से क्लियर नहीं करता है, इनकम टैक्स एक्ट में पूरी तरह से बातें नहीं लिखी हुई हैं, वहां पर रूल उस चीज़ को डिफाइन कर देता है। ठीक है, अब सबसे पहले है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब उसके बाद क्या क्या होगा, या हम एक काम करते हैं, चलिए अभी इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। सबसे पहले है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, या बल्कि मैं इसको रिवर्स मोड में पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। देखिए, सबसे इनिशियल लेवल पे क्या होते हैं, कौन होते हैं? होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स, सॉरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सबसे इनिशियल लेवल, जो सबसे स्टार्टिंग का लेवल होता है, उसमें होते हैं इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर्स। उसके बाद कौन होते हैं? टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स। उसके बाद कौन होते हैं? टैक्स रिकवरी ऑफिसर। उसके बाद कौन होते हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इनिशियल लेवल पे इंस्पेक्टर होते हैं, फिर टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं, फिर असेसिंग ऑफिसर, इनका सॉरी टैक्स रिकवरी ऑफिसर होते हैं, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, तो जिसे आईटीबी बोलते हैं। तो इंस्पेक्टर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर, ये होता है हमारा इनिशियल लेवल। इसके बाद जो इनसे सुपीरियर होते हैं वो कौन होते हैं? देखिए, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के बाद सुपीरियर होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर,
अच्छा यहाँ पर ना ये आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं। 2 कॉलम क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये 2 कॉलम में ना कुछ अलग अलग हायरार्की होती है, इनके कुछ फंक्शन थोड़े से अलग होते हैं लेकिन लेवल सेम है। मैंने वो डिफाइन कर रखा है कौन किस लेवल पे सेम है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर से सेम लेवल पे होता है असिस्टेंट कमिश्नर। ये दोनों सेम लेवल पे होते हैं, थोड़ा सा पे स्केल में डिफरेंस होता है, अदरवाइज दोनों के फंक्शंस वगैरह सेम ही होते हैं। तो इंस्पेक्टर होते हैं, फिर टैक्स रिकवरी ऑफिसर होते हैं, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या फिर असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर वर्ड और यहाँ पर कमिश्नर वर्ड, ये आपस में सब्स्टिट्यूट है तो एक दूसरे के। जहाँ डायरेक्टर है वहाँ पर कमिश्नर सेम लेवल पे होगा, थोड़ा सा पे स्केल में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, इन दोनों का लेवल सेम होता है। ठीक है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर इनसे सुपीरियर कौन होते हैं? डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, और यहां पर कौन से आ जाएंगे? डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर डिप्टी कमिश्नर अपील वाला। तो देखिए, डिप्टी कमिश्नर अपील और डिप्टी डायरेक्टर, ये दोनों सेम लेवल हो गए, इन दोनों का सेम लेवल हो गया, इन लोगों का सेम लेवल हो गया। डिप्टी डायरेक्टर हो गए या फिर डिप्टी कमिश्नर हो गया इनकम टैक्स का। ये डिप्टी कमिश्नर अपील में भी होते हैं। जी हाँ, अपील डायरेक्टली कमिश्नर के पास नहीं, कुछ छोटे मोटे मैटर की अपील डिप्टी कमिश्नर भी देख सकता है। उसके बाद होते हैं जॉइंट डायरेक्टर्स। फिर वही बात, जॉइंट डायरेक्टर तो यहाँ पे कौन होंगे? जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, डायरेक्टर को रिप्लेस कर दिया कमिश्नर ने, और यहाँ पर भी जॉइंट कमिश्नर अपील का भी होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले क्या होते हैं? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर अपील, जॉइंट डायरेक्टर, इधर जॉइंट कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर अपील। फिर इनसे सुपीरियर क्या होते हैं? एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील का। इनसे सीनियर होंगे। अब एडिशनल डायरेक्टर के बाद सीनियर कौन होगा? डायरेक्टर होगा इनकम टैक्स का, और यहां पर कौन होंगे? कमिश्नर होंगे इनकम टैक्स के, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील होगा। डायरेक्टर से सीनियर क्या होगा? अब देखिए, जब सीनियर होगा ना डायरेक्टर से, तो वहां पे प्रिंसिपल वर्ड ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्टर से सीनियर प्रिंसिपल डायरेक्टर, यहां पर कमिश्नर से सीनियर प्रिंसिपल कमिश्नर। ठीक है, अब प्रिंसिपल डायरेक्टर से सीनियर होगा डायरेक्टर जनरल। प्रिंसिपल डायरेक्टर से सीनियर होगा, ऐड वर्ड हो जाएगा जनरल, डायरेक्टर जनरल। यहां पे क्या वर्ड ऐड होगा डायरेक्टर जनरल की जगह? यहां पे होगा चीफ कमिश्नर। ये आपको हायरार्की थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी कितनी बार इसका यूज होगा वो तब समझ में आएगी बातें। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद डायरेक्टर जनरल के बाद सीनियर कौन होता है? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। तो यहां पर आ जाएगा वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो प्रिंसिपल सेम हो गया, डायरेक्टर जनरल की जगह कौन आ गया? चीफ कमिश्नर। यहां पे डायरेक्टर के जनरल चीफ कमिश्नर, यहां पर प्रिंसिपल डायरेक्टर के जनरल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं ये। अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं? जो असेसमेंट करते हैं। तो जॉइंट कमिश्नर, ये वाली जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी जो नीचे वाली कैटेगरी है, बेसिकली असेसमेंट ये लोग करते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द केस में असेसमेंट ये केस करते हैं। उसके बाद हो सकता है बाकी सीनियर अथॉरिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता हो किसी और रीजन की वजह से, लेकिन नॉर्मली जॉइंट कमिश्नर तक असेसमेंट वगैरह होता है। ठीक है, जॉइंट कमिश्नर वगैरह तक का असेसमेंट वगैरह करते हैं। बाकी छोटे केस के लिए असेसिंग ऑफिसर जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर। देखिए, जैसे जैसे केस बड़ा होगा, कंपनी बड़ी होगी, वैसे वैसे उसकी अथॉरिटी भी थोड़ा सीनियर लेवल के बंदे असेसमेंट करेंगे। तो जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये बेसिकली असेसमेंट करते हैं आईटीओ तक, इनकम टैक्स ऑफिसर तक। इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, ये लोग असेसमेंट करते हैं। बाकी लोग अपील वगैरह में है या कोई अप्रूवल वगैरह लेना है तो उसके लिए बाकी अथॉरिटी होती है। ठीक है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से सीनियर कौन होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से सीनियर कौन होगा? कोर्ट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। ठीक है,
तो वो सेंट्रल बोर्ड के सीनियर कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सारी अथॉरिटी आती है। तो 116 में ये कुछ इस तरह से हायरार्की दे रखी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 27, असेसिंग ऑफिसर का मतलब बता रहा है। अब देखिए, मैंने भी बताया ना असेस कौन करता है, असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं। देखिए, तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और ITO who is vested with the relevant jurisdiction by virtue of direction or order by CBDT, the additional commissioner of income tax, additional commissioner of income tax, additional commissioner of income tax, additional director of income tax, joint commissioner of income tax, joint director of income tax, additional director, additional commissioner, joint director, joint commissioner who is directed to exercise or perform all or any of the power and function conferred or assigned to the assessing officer। तो मैंने जैसे बताया कि नॉर्मली असेसमेंट आपका इनकम टैक्स ऑफिसर से लेकिन जॉइंट डायरेक्टर का होता है, लेकिन अगर केस कुछ ऐसा है जहां पर सीनियर लेवल का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पर एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर भी असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं। नॉर्मली असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, यही लोग ज़्यादातर असेसमेंट करते हैं। उसके बाद ITO वगैरह तो इन्वॉल्व होते ही हैं, और सीनियर लेवल पे एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर भी असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 27 में असेसिंग ऑफिसर का ये मतलब था। अब इस सेक्शन को पढ़ने के बाद, इस सेक्शन में और कुछ नहीं है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐसा कोई रेलिवेंसी ही नहीं कि एग्जाम में कुछ पूछ ले, क्योंकि जितनी बातें ना यहाँ पर, ये जितने भी अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ये अभी हम बाकी अलग अलग सेक्शंस में इनकम टैक्स अथॉरिटी के जब वहाँ पे वर्ड आएगा तो उसकी मीनिंग में हमें ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है, देखिए मोस्टली क्या है, ज़्यादातर सेक्शंस में इनकम टैक्स अथॉरिटी की जो अप्रूवल अथॉरिटी है या कौन इसको अप्रूव करेगा, ज़्यादातर सेम है कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हो सकता है, डायरेक्टर जनरल हो सकता है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है, चीफ कमिश्नर हो सकता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो सकता है, कमिश्नर अपील हो, जो भी रीज़न रहा हो, जो भी जैसे भी प्रोविज़न बताता हूँ। लेकिन हमें उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा अथॉरिटी का डिस्क्रिप्टिव पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने 116 में थोड़ा सा आपको टाइम दिया। अब जो नया सेक्शन है, अब जो हम अगला सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्शन 131। यहाँ से आपके मेन सेक्शन स्टार्ट होते हैं, यहाँ से आपके मेन सेक्शन स्टार्ट होते हैं। इंफॉर्मेशन, पावर टू इशू समन्स रिगार्डिंग डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एक्सेट्रा। सेक्शन 131, सेक्शन 131। अच्छा, एक चीज और, जैसा कि मैंने आपको बताया, CBDT से ऊपर अथॉरिटी क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी है? इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो समझ में आता है इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है। क्या इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी की, हालांकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, वो ट्रिब्यूनल जो इनकम टैक्स वालों के लिए, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी होना चाहिए? नहीं साहब, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं होती है। इनकम टैक्स अथॉरिटी में हमने यहाँ पे जितनी बात पढ़ी है, CBDT से लेके और इंस्पेक्टर तक, यही जो कैटेगरी, यही इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंदर फॉल होती है। ठीक है, चलिए जी, अब अपना मेन सेक्शन आता है सेक्शन 131। यहाँ से आपका चैप्टर ये बेसिकली स्टार्ट होता है। अब हमें यहाँ पे चीज़ें समझनी पड़ेगी कि कब इनकम टैक्स वाले इंफॉर्मेशन मांगेंगे, कब वो कलेक्ट करेंगे, कब वो सम्मन भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, सर्च करेंगे, सर्वे करेंगे, घर में घुस जाएंगे, ताला तोड़ेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। अलग अलग सेक्शन में उस तरह से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी जो सबसे पहला सेक्शन है वो सेक्शन 131, पावर टू इशू सम्मन्स, सम्मन इशू करना किसके लिए, रिगार्डिंग डिस्कवरी या फिर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो सब आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं।
सबमेन बेस से आपसे कुछ एविडेंस मांग रहे हैं, कुछ रिकवरी चाहिए उन्हें, कुछ एविडेंस चाहिए, वो आपसे एविडेंस मांग रहे हैं। क्या कहता है प्रोविजन? इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब मैंने बताया ना, बार बार आपको वर्ड पढ़ने में आएगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज, और हर सेक्शन में इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ज़्यादातर लगभग सेम मिलेंगे, ज़्यादातर वही प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, जो भी बातें हों ज़्यादातर सेम मिलेंगी, लेकिन कहीं पर थोड़ा बहुत वेरिएंस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी लिखा है। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन कौन होगा अभी हम बात करेंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटी टू हैव पावर्स वेस्टेड इन अ सिविल कोड इन सर्टेन मैटर्स। देखिए कितनी बड़ी बात बोली सेंटेंस में। कहता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी पे वही पावर है, इनकम टैक्स इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 131 के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी पे वही पावर हैं जो कि पावर होती हैं एक सिविल कोर्ट के पास। किस लिए? इंस्पेक्शन करने के लिए या एविडेंस मांगने के लिए। वो एविडेंस मांग सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं वही अथॉरिटी के साथ, वही पावर के साथ जो कि सिविल कोर्ट के पास होती है। तो अब इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? कि सब असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर जो भी असेस कर रहा है केस को, जॉइंट कमिश्नर अपील, जॉइंट कमिश्नर अपील, या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब देखिए ये जो हायरार्की है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इससे सीनियर कौन था? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इससे सीनियर कौन था? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इससे सीनियर कौन था? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये अथॉरिटी है। फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, जॉइंट कमिश्नर, असेसिंग ऑफिसर। तो इस वाले प्रोविजंस में जो अथॉरिटी है वो इनके पास है। असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर अपील, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, एंड द डीआरपी। डीआरपी मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। ये एक अलग सेक्शन है, डिटेल डिस्कशन उसका बाद में करेंगे। ये आपने कहीं पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में मैं इसको कवर करूंगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल या डीआरपी रेफर्ड अंडर सेक्शन 144C के अंदर हैव द पावर्स वेस्टेड इन अ सिविल कोड। इसका मतलब असेसिंग ऑफिसर के पास, जॉइंट कमिश्नर के पास, जॉइंट कमिश्नर अपील के पास, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पास, चीफ कमिश्नर के पास, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, डीआरपी के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली कितने टोटल अथॉरिटी है? 9 लोगों के पास। वही पावर हैं जो पावर होती हैं एक सिविल कोर्ट के पास अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाइल डीलिंग विद द फॉलोइंग मैटर। ये जो मैटर है, इन मैटर के साथ जब वो डील करेंगे, कौन डील करेगा? ये इनकम टैक्स अथॉरिटी जब इन 4 मैटर में डील करेंगे तो अपनी वो वही पावर यूज करेंगे जो कि पावर सिविल कोर्ट के पास होती है इन मैटर को रिजॉल्व करने में। ठीक है, अब वो मैटर कौन कौन से हैं? कहता है कि डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, सब इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो कुछ डिस्कवर कर सकते हैं। अब इंस्पेक्शन करने की पावर है उनके पास, जी हाँ, इंस्पेक्शन करने की पावर है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि इनके पास वही पावर है जो कि सिविल कोर्ट के जज के पास होती है। क्या जज साइट का जाके इंस्पेक्शन करता है? क्या जज साइट पे जाके इंस्पेक्शन करता है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जज साहब खुद गए हों साइट का इंस्पेक्शन करने के लिए? भाई अगर जज साहब खुद गए साइट का इंस्पेक्शन करने के लिए, उनके पास पावर है, तो इनके पास भी पावर है। अब कह रहे हैं ये डिस्कवरी इंस्पेक्शन करेंगे। आपको एक केस बताऊं, आपको ध्यान होगा गुजरात का गोधरा कांड, जहां पर कई लोगों को ट्रेन में जिंदा जला के मार दिया गया था। ठीक है, उसका कई साल तक केस चला, मोदी साहब को भी इसमें लपेटे में लिया गया, उसमें कई साल तक केस चला। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर यह थी कि उस केस के इंस्पेक्शन में ना मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा थी। उस केस के जो
इंस्पेक्शन हो रहा था या जो भी उस केस में प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही थी उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। कोर्ट को जजेस को सही चीज़ें, सही प्रूफ जो होना चाहिए था, उन्हें ऐसा लग रहा था साहब यहाँ पर चीज़ें ना बहुत मैनिपुलेट हुई हैं और एक्चुअल में साइड में चीज़ें कुछ और थी और मुझे हमारे सामने प्रेजेंट कुछ और तरीके से किया गया है। तो जज साहब ने उस ट्रेन, जहां पर वो ट्रेन जलाई गई थी, उस एरिया का खुद जाके इंस्पेक्शन करा ताकि एक्चुअल में वहां पर क्या हुआ था, क्या सिनेरियो था, क्या सीन था, उसका इंस्पेक्शन वो कर सके। ठीक है, तो जज साहब खुद साइट पे जाके इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक उसी तरह जब जज साहब ने खुद साइट पे जाके इंस्पेक्शन करा था ताकि कोर्ट में सही चीज निकल के आए, इसी तरह इनकम टैक्स अथॉरिटी भी साइट पे जाके इंस्पेक्शन कर सकती है। क्यों इंस्पेक्शन करेगी? ताकि उसको वहां पे कुछ एविडेंस अवेलेबल हो पाए। इसलिए लाइन लिखी हुई है कि ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, इनके पास भी वही पावर है जो कि सिविल कोर्ट के जज के पास होती है। इसमें डिस्कवरी और इंस्पेक्शन करने में, enforcing the attendance of any person including any officer of a banking company examining on oath, डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन करने में पावर है उनके पास। किसी पर्सन को एग्जामिन करने में, चाहे वो पर्सन किसी बैंकिंग कंपनी का, बैंकिंग कंपनी का मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके अकाउंट में 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ रुपए हैं। अब उस आदमी के अकाउंट की और डिटेल जानने के लिए बैंकिंग कंपनी से इनकम टैक्स अथॉरिटी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकती है, अकाउंट फ्रीज भी कर सकती है, लेकिन वो सब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो किसी बैंकिंग कंपनी से भी क्या इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। बैंकिंग कंपनी के किसी ऑफिसर से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है और उसको ये एग्जामिन करना चाहिए, उसको कसम दी, भाई देख झूठ मत बोलियो, जो बोलियो सच बोलियो। कसम दे के उसको बोला जाएगा भैया जो बोलना है सच बोलना है, यहाँ पे हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। तो किसी पर्सन की अटेंडेंस भी हो सकती है, उसको इन्फोर्स करें कि भाई आप यहाँ पर आओ, हमें बताओ, हमें ये एविडेंस चाहिए, हमें एविडेंस प्रोवाइड कराओ। या किसी बैंकिंग कंपनी के किसी ऑफिसर को भी एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है। कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट, किसी बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट को कंपेल मतलब उस पर जबरन उसको बोला जाए कि भाई हमें ये बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट चाहिए, कंपेल करना है, हमें जब्त करना है एक तरह से, या लेके हमारे सामने प्रोड्यूस करो प्रोडक्ट, हमें देखना है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट है आपकी, हमें वो एविडेंस चाहिए। ठीक है। इशू कमीशंस मतलब अब कई बार ऐसा होता है कि कोई मान लीजिए कुछ ऐसा मनी ज्वेलरी वगैरह मिली या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी एसेट्स मिली जिसका इनकम टैक्स अथॉरिटी जानना चाहती है सब इसकी वैल्यू क्या है। मान लीजिए गोल्ड बिस्किट्स मिले कुछ, अब इनकम टैक्स अथॉरिटी जानना चाहती है भाई इसकी वैल्यू क्या है। तो क्या वैल्यूअर की हेल्प ली जा सकती है? हाँ सब बिल्कुल। कोई एक्सपर्ट की हेल्प की जा सकती है? हाँ। या ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसी एसेट है जिसकी एक्चुअल वैल्यू मार्केट में पता नहीं चली, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि भाई इसमें गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, या बाकी मटेरियल कितना है, ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कितनी वैल्यू, कितना हमें छुपाया गया इनकम टैक्स। तो इशूइंग कमीशन मतलब किसी एक्सपर्ट को हायर करना, अपॉइंट करना किसी एक्सपर्ट को, ताकि वो सर्टेन मैटर्स पे अपनी एक सर्टेन रिपोर्ट दे सके जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो। ठीक है। तो प्रोविजन कहता है 131 का सबसेक्शन 1 कहता है कि असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असेसिंग ऑफिसर, इनके पास वही पावर है जो कि एक सिविल कोर्ट के जज के पास होती है। किस मैटर में? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस, किसी पर्सन को इन्फोर्स कर सकते हैं कि भैया हमें बताओ क्या बातें हैं, पूरी हमें डिटेल दो। बैंकिंग कंपनी के ऑफिसर से भी ये डिटेल ली जा सकती है। बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करने के लिए जबरदस्त बोल सकते हैं कि फोर्स कर सकते हैं कि भाई बुक्स अकाउंट हमें चाहिए, हमें एविडेंस चाहिए। या फिर इशू कमीशन, किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। तो इस तरह से बातें हो सकती हैं सेक्शन 131 के अंदर, ये उनके पास पावर है। अच्छा, ये पावर के लिए उन्हें समन इशू करना पड़ेगा, एसएससी को समन इशू करना पड़ेगा कि भैया हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको ये सारे हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने हैं, हम इसका इंस्पेक्शन करेंगे। ध्यान रखना इस सेक्शन के अंदर, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान रखना 131 के अंदर लॉ ने कहीं पावर नहीं दी है कि किसी भी तरह की कोई असेट या बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज करा जाए।
या इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने साथ उठाकर ले जाए। नहीं साहब, नो 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 नो, कोई ऐसी पावर नहीं है इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर, इस सेक्शन के अंदर। सिर्फ इंस्पेक्शंस की पावर है। उससे पहले सम्मन इशू करा जाएगा कि भैया हमें जो है ये प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस चाहिए, डिस्कवरी करनी है, हमें ये डॉक्यूमेंट बता दो। सिर्फ इंस्पेक्शन करेंगे, कोई कुछ नहीं सीज करेंगे, कुछ जबरन उठा के नहीं ले जाएंगे, ले कुछ छू भी नहीं सकते, सिर्फ इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, आगे कहता है पावर अफोर मेंशन आर नॉर्मली दोज एक्सेसिबल बाय द कोर्ट व्हेन इट इज ट्राइंग अ सूट। व्हेन एक्सरसाइजिंग दिस पावर द अथॉरिटीज एक्ट एज अ quasi judicial capacity and ought to conform to the principle of judicial procedure। मैंने फिर बात बताई कि इस प्रोविजन, इस लॉ के अंदर, इस सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास वही पावर है जो कि कोर्ट के पास होती है किसी सूट, किसी केस को सुनवाई करने के दौरान। और अथॉरिटी वैसे ही एक्ट करेगी जैसे एक कोर्ट एक्ट करेगा, और उसके पास वही पावर होगी, वही कैपेसिटी होगी जो कि कोर्ट की होगी। इसलिए उसको लिखा है क्वाशी जुडिशियल सेट कैपेसिटी, मतलब जुडिशियल वाली आपके पास भी कैपेसिटी होगी। एंड ऑट टू कन्फर्म टू द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर। जैसे जुडिशियल प्रोसीजर चलता है वैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी भी अपने प्रोसीजर को चलाएगी। ठीक है, अब इस प्रोविजन में सेक्शन 131 में जो काम की बात जानने वाली एक ये है, वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर में डाल दिया कि दीज पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द अफोरसेड अथॉरिटी। अफोरसेड अथॉरिटी कौन सी? ये वाली। ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग पेंडिंग बिफोर देम। अब इसका देखिए कितनी बढ़िया लाइन है। इस लाइन ने पूरा मतलब बदल दिया, मतलब नहीं बदला, थोड़ा सा और चीजें क्लियर कर दी। मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी रात में उठे, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, जिनके पास इनके सपना आया कि भैया संता सिंह के पास बहुत पैसा है, और जाके उसको जो है सम्मन इश्यू कर दो और कहो कि भैया प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस है, हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप दिखाएं, हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, ऐसा होगा? या किसी के अगेंस्ट में ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, जिस असेसी के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे वो 143 में हो या 144 में, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, सिर्फ उस पर्सन के लिए कोई ही सम्मन इशू करा जाएगा। अब वो सम्मन क्यों? अच्छा देखिए, क्यों एविडेंस मांगा जा रहा है, क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट मांगी जा रही है? देखने के लिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है, हमें और क्लैरिटी चाहिए ना डिपार्टमेंट को, तभी तो सम्मन इशू करना है कि भैया हमें और क्लैरिटी दो। तो दीज पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द अफोरसेड अथॉरिटी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर देम। इसका मतलब पेंडिंग अगर नहीं है, प्रोसीडिंग खत्म हो गई है, 131 नहीं लग पाएगा। प्रोसीडिंग अभी शुरू ही नहीं हुई है, 131 नहीं लग पाएगा। प्रोसीडिंग पेंडिंग है, 131(1) लग जाएगा, 131(1) लग जाएगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 131(1). अब और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि साहब 131 में एक प्रॉब्लम है कि ये तब नहीं लग सकता जब किसी असेसी के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। प्रोसीडिंग चल रही हो तभी हम ये सेक्शंस को लगा सकते हैं, राइट? अब अगर ऐसा हो कि किसी पर्सन से हमें कोई इंफॉर्मेशन मांगनी है, लेकिन उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग नहीं चल रही है कोई भी, ना 143 ना 144, कुछ भी नहीं चल रहा उसके अगेंस्ट में, क्या हम तब भी प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस की डिमांड कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स देखने के, इंस्पेक्शन करने की डिमांड कर सकते हैं? भाई 131 में तो मना कर दिए, नहीं साहब नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। लेकिन 131(1)(a) और 131(2) कहते हैं कि आप तब भी ये पावर यूज कर सकते हो जब उस असेसी, उस पर्सन के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। पावर अंडर सेक्शन 131(1) टू बी एक्सरसाइज इन सर्टेन केसेस इवन इफ नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। 131 में जो पावर है ना इंस्पेक्शन वगैरह करने की, सिविल कोर्ट वाले आपको कोर्ट वाली जो पावर है, वो आप यूज कर सकते हो जब प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। वो बताया गया है सेक्शन 131(1)(a) और सेक्शन 131(2) के अंदर। क्या है देखिए, पहले देखते हैं। अब यहां पर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा पढ़ूं, हमने पढ़ा था डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, हमने पढ़ा था
डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर को ना पहले लिखना चाहिए था वैसे मुझे, यहाँ डिप्टी डायरेक्टर आना चाहिए था, यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर आना चाहिए। अब मैं इसको ऐसे पढ़ूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उसके ऊपर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उसके ऊपर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उसके ऊपर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उसके ऊपर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, उसके ऊपर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। का मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, एक सेकेंड, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। एडिशनल डायरेक्टर नहीं है, खाली असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल है और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। अब देखिए यहां पर हमने कुछ पोर्शन को, जैसे यहां पर हमने कहा असेसिंग ऑफिसर को इंक्लूड नहीं करा, या हमने जॉइंट कमिश्नर अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देखिए हमने यहां पर ना डायरेक्टर वालों को मैंने बताया था ना कि कमिश्नर, अब यहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लेवल सेम है, जी हाँ लेवल सेम है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लेवल सेम है। जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, डायरेक्टर कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रिंसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, लेवल सेम है। लेकिन हमने कमिश्नर वाली लाइन में अथॉरिटी नहीं दी, जबकि हमने ऊपर कमिश्नर वाली लाइन में अथॉरिटी दे रखी थी। देखो ये डिफरेंस है, मैंने इसलिए कहा था कि इनकम टैक्स अथॉरिटी का जो लेवल है ना, इसको अच्छे से समझो, आगे बड़ा काम आएगा, ये अब काम आ रहा है। अब ऐसा क्यों करा, मैंने बताया था कि इन लोगों का लेवल सेम है, लेकिन जो डायरेक्टर वाला लाइन है ना, डायरेक्टर वाला पोर्शन है, यहां पर थोड़ी सी अथॉरिटी ना अपग्रेडेड है। इसी वजह से कमिश्नर वाली लाइन और डायरेक्टर वाली लाइन में पे स्केल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डायरेक्टर वाला पोर्शन का पे स्केल थोड़ा सा ऊपर होता है। इसका मतलब ये हुआ इनके पास अथॉरिटी का थोड़ी सी ज्यादा होती है। जी हाँ, इनके पास अथॉरिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। यही रीजन है कि जिनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, वहां पर कमिश्नर को बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास अथॉरिटी है, लेकिन जिनके पास प्रोसीडिंग नहीं चल रही है वहां पर ज्यादा लेवल की अथॉरिटी चाहिए, इसलिए डायरेक्टर को बोला भैया तुम लोगों के पास अथॉरिटी है। ठीक है, इसलिए तुम लोगों के पास अथॉरिटी है। क्या ऑथराइज ऑफिसर, या एक तो इनके पास, और ऑथराइज ऑफिसर रेफर अंडर सेक्शन 132(1), यह है सर्च एंड सीजर। सेक्शन 131(1)(a) और सेक्शन 131(2) में अथॉरिटी जिनके पास एक तो डायरेक्टर वाला एरिया है, प्लस वो ऑथराइज ऑफिसर जो कि सर्च एंड सीजर की जिनके पास अथॉरिटी है। तो सर्च एंड सीजर हम बाद में देखेंगे, अभी यहां पे सर्च एंड सीजर का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, तो ये दो टाइप की अथॉरिटी होगी। बिफोर ही टेक्स एक्शन अंडर द सेट सबसेक्शन हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट एनी इनकम हैज बीन कंसील्ड। देखिए फिर मैं बता देता हूं, उसमें थोड़ा सा मैं इसको पहले रब कर देता हूं। यह है सर्च एंड सीजर। बिफोर ही टेक्शन अंडर द सेट सबसेक्शन, मतलब इसके अंदर, सॉरी अंडर द सेट सबसेक्शन या 1 वाला, before he takes action under the said subsection has reason to suspect that any income has been concealed or likely to be concealed। ये जो अथॉरिटी है ना, सबसेक्शन, सेट सबसेक्शन मतलब जो ऊपर 131(1) के अंदर जो हम एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो एक्शन लेने से पहले, देखिए आपके पास मैं फिर बता रहा हूं, ये अथॉरिटी एक तो हमने डायरेक्टर वाले एरिया में दे दी और उन अथॉराइज ऑफिसर को दे दी
जिनके पास 132(1) में अथॉरिटी है सर्च एंड सीजर के पास। अगर वो ऑफिसर 131 के अंदर अपनी पावर यूज करना चाहते हैं, सम्मन इशू करके एविडेंस मंगाना चाहते हैं, एविडेंस का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, वो पावर यूज करना चाहते हैं, क्यों ऐसी पावर यूज कर रहे हैं? एक तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में आप ऐसी पावर यूज कर रहे हो जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग ही नहीं है, तो क्यों ऐसी पावर आप यूज कर रहे हो? तो वो कह रहा है कि हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इन ऑफिसर को लगता है कि एनी इनकम हैज बीन कंसील्ड, कि भैया हो ना हो इस व्यक्ति ने, इस आदमी ने, इस कल्प्रिट ने जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, उसने कोई इनकम छुपाई है। मानो या ना मानो, ये कल्प्रिट है, इसके पास इनकम है, इसने छुपाई है हमसे, ऐसा उनके पास सस्पेक्ट है। और इज लाइकली टू बी कंसील्ड, लाइकली टू बी कंसील्ड कि अभी तो नहीं छुपाई, लेकिन ये इतना मक्कार है, इतना नालायक है, ये आगे छुपाएगा। अभी उसको लगता है कि छुपाई है, और या फिर लगता है कि छुपाई नहीं, लेकिन वो छुपाएगा, वो छुपा रहा है, छुपाएगा फ्यूचर में। बाय एनी पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन विद इन हिज जुरिडिक्शन, इन अथॉरिटी वाले ऑफिसर के जुरिडिक्शन में कोई ऐसा पर्सन जो अपनी इनकम छुपा रहा है या छुपाएगा, ऐसा इन ऑफिसर को लगता है। देन फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग देयरटू ही शैल बी कॉम्पिटेंट टू हिम टू एक्सरसाइज द पावर अंडर सेक्शन 131। तो 131 में जो पावर है वो पावर यूज कर सकते हैं। Even if no proceeding with respect to such person, class of person are pending before him or any other income tax authority। हमने बात तो पहले पढ़ ली कि साहब हम तो प्रोविजन ही उसके लिए पढ़ रहे हैं, उन एसएससी उन पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं जिनके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, वही तो सेक्शन 131(1) में फॉलो करते हैं। तो अगर मैं इसको फटाफट से कंक्लूड करूं तो क्या मतलब हुआ कि डायरेक्टर वाली अथॉरिटी, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल जो हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये डायरेक्टर या फिर वो ऑथराइज ऑफिसर जो कि जिनके पास अथॉरिटी है सेक्शन 132(1) सर्च एंड सीजर में। अगर उन ऑफिसर को लगता है कि भैया ये ऐसा आदमी है, ऐसा मक्कार आदमी है जो अपनी इनकम को छुपा रहा है या छुपाएगा, अगर उनको ऐसा लगता है तो सेक्शन 131 में जो इंस्पेक्शन की पावर दे रखी है ना, वो आपको पावर मिल जाएगी। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये होगा कि 131 के अंदर पावर आपको उस पर्सन के लिए मिलती है जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग होती है, लेकिन 131(1)(a) में जो पावर मिल जाती है उस पर्सन के लिए भी मिल जाती है जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। अच्छा, अब 131(2) क्या कहता है? 131(2) कहता है, देखिए मान लीजिए एक रेजिडेंट है, मान लीजिए एक रेजिडेंट है मिस्टर आर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आपने पढ़ा होगा सीए इंटर में, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो इनकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है। अगर इन्होंने कोई इनकम यूएसए में कमाई, मान लीजिए $1 लाख, कोई इनकम कमाई, क्या इसमें यूएस गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी? हाँ सब बिल्कुल टैक्स लगाएगी। क्यों? उनके देश में अपने पैसा कमाए, वहां पे भी टैक्स लगेगा। मिस्टर आर क्योंकि एक रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्या इनकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगेगा? ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगेगा। इंडिया के रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो इंडिया में भी टैक्स लगेगा। हाँ सर, इंडिया में भी टैक्स लगेगा। तो इस 1 लाख की इनकम जो उन्होंने यूएस में कमाई, यूएस में भी टैक्स लग गया, और इसको इंडिया में कन्वर्ट करने के बाद इनके पास करीब बने 88 लाख रुपए, या जो भी रेट चल रहा हो, इस पे टैक्स लगेगा। हाँ सर, इस पे भी टैक्स लगेगा। डबल टैक्सेशन हो जाएगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। एक ही इनकम पर इंडिया में भी टैक्स देना पड़ रहा है बेचारे को, यूएस में भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो अपने एक सेक्शन पढ़ा होगा या आपको ध्यान होगा, एक सेक्शन होता है सेक्शन 90, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इंडिया से कुछ ऐसी कंट्री का, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसका इंडिया के साथ एग्रीमेंट है कि भैया हम डबल टैक्सेशन नहीं लगाएंगे एक इंसान पे। तो इस तरह से सेक्शन 90 में जब बाद में डिटेल में डिस्कशन कभी होगा तो वहाँ पे देखेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रख लो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, एक इनकम पर 2 जगह टैक्स नहीं लगेगा। तो सेक्शन 90 वो कहता है, ठीक बात है। अब अगर मान लीजिए ये इनकम यूएस की ना होकर दुबई में कमाता, वो दुबई में तो टैक्स ही नहीं है, तो इसका मतलब दुबई में तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन इंडिया में फिर भी टैक्स लग जाता। हाँ, इंडिया में टैक्स फिर भी लग जाता। लेकिन अब यहां पर तो सेक्शन 90 में तो दोनों देशों के बीच में, दोनों कंट्री के बीच में DTA है, एग्रीमेंट है। एक सेक्शन है 90A। 90A कहता है
टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, इंडिया का ऐसी कंट्री, मान लीजिए दुबई के साथ एग्रीमेंट है, वो कहता है कि साहब आपकी कंट्री में टैक्स नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं आप हमें वो इंफॉर्मेशन दो कि आपके यहाँ इंडियन में ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा, जो उन्होंने इनकम कमा रहे हैं। तो सेक्शन 90 बताता है कि टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट सेक्शन 90A की ये बात करता है। बस अभी इतना जानना है आपको 90A के बारे में। हमने ये बात क्यों पढ़ी, हमने इसलिए बात पढ़ी तो सेक्शन 132 के अंदर हमें ये आगे इसके बारे में डिस्कशन करना है। देखिए क्या कहते हैं, फॉर फैसिलिटिंग क्विक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। टैक्स अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया हमारे वाले एग्जाम्पल में यूएस या फिर दुबई, फॉर एन एग्जाम्पल। इनकम टैक्स अथॉरिटी लेकिन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इससे ऊपर वाली रैंक के हो सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से बिलो रैंक नहीं हो सकता। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से बिलो रैंक नहीं हो सकता। वो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, वो जो कि बोर्ड ने नोटिफाई कर रखा है। टू हैव पर्सन रिलेटिंग टू एन एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन 90A। तो ऐसी इनकम टैक्स अथॉरिटी इंफॉर्मेशन मांग सकती है उन कंट्री के साथ जिनके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है या फिर टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है। ऐसी कंट्री से वो इंफॉर्मेशन मांग सकती है इनकम टैक्स अथॉरिटी, लेकिन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इससे ऊपर वाला अथॉरिटी मांग सकती है, ठीक है। चाहे इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन क्लास ऑफ पर्सन रिलेटेड एग्रीमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 90 डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या फिर टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, चाहे उस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही हो या फिर नहीं चल रही हो, इवन इफ नो प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट और एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द कंसर्न पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन सेक्शन 131(2). पॉइंट्स रिमेंबर में सेक्शन 1990 बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ also provide that agreement can also be entered into for exchange of information for prevention of evasion or avoidance of income tax or for investigation of case of tax evasion or avoidance। सेक्शन 1998 डबल टैक्सेशन अवॉइड तो करती है, साथ में एक एग्रीमेंट भी करवाता है सेक्शन 1990 के अंदर, प्रोवाइड कराता है डबल टैक्सेशन रिलीफ। ऑल्सो प्रोवाइड एन एग्रीमेंट विद दोज कंट्री वेयर इंडिया का जहां पर टैक्सेशन है तो डबल टैक्सेशन ना लगे लेकिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे, या वो कंट्री जहां टैक्सेशन है वो भी अपना जो है इन्फॉर्मेशन इंडिया में प्रोवाइड करा दे। और सेम चीज़ इंडिया भी बाहर वाली इन कंट्रीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो इंडिया का जिन कंट्री के साथ ऐसा एग्रीमेंट होगा वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 131(1) और सेक्शन 131 सबसेक्शन 1A और सबसेक्शन 2। मेन जब डिफरेंस क्या था दोनों में कि भैया 1 के अंदर सिर्फ उनके अगेंस्ट ही वो सम्मन वगैरह इशू हो सकता है जो जिनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही हो, लेकिन 1A और 2 के अंदर उन पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है जिनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, ठीक है जी। चलिए जी, अगला पॉइंट क्या है, सेक्शन 131(3) क्या कहता है, पावर ऑफ टू इम्पाउंड और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब सब ऐसा भी केस हो सकता है कि जब अथॉरिटी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को रिटेन कर ले, इम्पाउंड कर ले, जब्त कर ले, अपने पास रख ले। क्यों? उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नहीं बता रहे हो तो साहब उनको इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने जब्त कर लिया। कि इनकम टैक्स अथॉरिटी इज वेस्टेड, इनकम टैक्स अथॉरिटी जो हमने ऊपर पढ़ी है, इज वेस्टेड विद द पावर टू इम्पाउंड और रिटेन इन इट्स कस्टडी for such period as it may think fit books of account or a document produced before it in any proceeding under the act। तब उनके पास पावर है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को रिटेन कर सकते हैं अपनी कस्टडी में उतने पीरियड के लिए जितना उन्हें ठीक लगता है। लेकिन कितना पीरियड ठीक लगेगा ये भी तो डिपेंड करता है, अभी हम उसको आगे भी पढ़ेंगे सब कितना पीरियड ठीक लगने का होता है, ऐसा तो ना 2-4 सालों के लिए रख लो, ऐसा नहीं है। द पावर आर अनरिस्ट्रिक्टेड इन द केस ऑफ ऑल अथॉरिटीज, तब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास पावर है, अनरिस्ट्रिक्ट हो गए, मतलब कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, आप जो है ये पावर यूज़ कर सकते हो
लेकिन एक्सेप्ट द असेसिंग ऑफिसर और एन असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर हुज पावर आर सब्जेक्ट टू 260। हमने जो ऊपर अथॉरिटीज पढ़ी हैं उनमें असेसिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर को छोड़ के बाकी जो सीनियर लेवल के पर्सन है उनको किसी तरह की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। किस केस में? कि आप पावर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, किसी एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट अपने पास जब्त कर सकते हो, लेकिन असेसिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के पास ये पावर है, लेकिन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्यों लगाई रिस्ट्रिक्शन? तब ऐसा है, ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा ना एसएससी को परेशान करके पैसा हटने वाले लोग हैं। क्योंकि ये मैंने बताया था ना, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और ये क्या, ये असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं मोस्टली, और ये इनको क्या चाहिए? पैसा। तो ज़बरदस्ती इनको किसी तरह से कोई टॉर्चर ना करें ये लोग, तो इनको जो है थोड़ी सी इनकी पावर कम कर दी कि सब ऐसा है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट रिटेन कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है, लेकिन आपके पास दो रिस्ट्रिक्शन है। क्या? ही मस्ट रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर इम्पाउंडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट। कि साहब इन लोगों को, असेसिंग ऑफिसर को, असिस्टेंट डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को अगर बुक्स ऑफ अकाउंट जब्त करना है तो इनको पहले रीजन बताना पड़ेगा। इसको अपने सीनियर्स को, किस बारे में? कि भैया आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों जब्त कर रहे हो, प्लस डिजायर टू रिटेन इन कस्टडी ऑफ अकाउंट फॉर अ पीरियड। 15 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हो, 15 दिन से ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रख सकते हो एक्सक्लूडिंग हॉलीडे। अगर 15 दिन से ज्यादा रखनी है लेकिन इनको, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, कमिश्नर ऑफ इनकम, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का, चीफ कमिश्नर का, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का, डायरेक्टर जनरल का, प्रिंसिपल कमिश्नर का, कमिश्नर का, प्रिंसिपल डायरेक्टर इनकम टैक्स का, डायरेक्टर का। तो यहाँ पे कमिश्नर वाला लेन और डायरेक्टर वाले दोनों कैटेगरी में कवर हो गए, क्योंकि अप्रूवल लेने की बात है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है या असेसिंग ऑफिसर है या कोई भी असेसिंग ऑफिसर है, इनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी अपने सीनियर्स की। कौन से सीनियर्स की? कमिश्नर या डायरेक्टर से लेके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर तक लेके, इनमें से किसी की भी अप्रूवल ले लो, अगर 15 दिन से ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट आपको अपने पास रिटेन करना है एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। ठीक है, तो 131 के अंदर डिपार्टमेंट को लॉ ने ये पावर दी है कि भैया आप इनकम टैक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह इंपाउंड कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो अपने पास एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कोई भी उठ के आ जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह जो है कभी भी रख लेगा। नहीं साहब, ये पावर है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर को ये रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट रिटेन कर रहे हो तो रीजन बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो, और 15 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते एक्सक्लूडिंग हॉलीडे। अगर 15 दिन से ज़्यादा रखनी है तो कमिश्नर डायरेक्टर से लेके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, इनमें से, इनके बीच में रैंक में, इनमें से किसी की भी अप्रूवल ले लो और 15 दिन से ज़्यादा रख लो। दिस इज एज पर सेक्शन 131(3). अब कहता है कि मान लीजिए असेसी बड़ा ढीठ था, उसने किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट शेयर करा, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाए, और किसी तरह का कोई इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, सेक्शन 131 के अंदर अथॉरिटी के पास सिर्फ और सिर्फ पावर इंस्पेक्शन करने की है। अब 131 में क्या नाम है, जब्त करने का मतलब कुछ इंफॉर्मेशन के लिए अपने पास रख ली, उसके बाद असेसी को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन सर्च सीजर में पढ़ेंगे भैया वो तो उठा के लेगा, जब तक असेसमेंट चल रही तब तक आपको वापस नहीं मिलेगा। अब असेसमेंट 2 महीने चल रही है, 1 महीने चल रही है, जितनी देर चल रही है, आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक उन्होंने जो है असेसमेंट पूरी नहीं हो जाती, वहाँ उठा के ले जाएंगे, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे पाछेंगे। लेकिन यहाँ पर जब्त कर लिया खाली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उसके बाद इन्फॉर्मेशन से पहले आपको 15 दिन के अंदर अंदर वो बुक्स ऑफ अकाउंट दे दिए जाते हैं। नॉर्मली बहुत एक्सेप्शनल केस में होता है कि 15 दिन से ज़्यादा रखनी हो और जो है सीनियर प्रिंसिपल कमिश्नर डायरेक्टर जनरल अप्रूवल दे दें कि भैया 15 दिन से ज़्यादा रखो। 15 दिन से ज़्यादा रखोगे तो उनको बहुत सॉलिड रीज़न चाहिए कि आप 15 दिन से ज़्यादा क्यों रख रहे हो, ऐसे कौन सी आप जो है इन्वेस्टिगेशन करोगे सब 15 दिन में आपको एविडेंस नहीं मिलेगी, तो इसलिए अप्रूवल मिलना थोड़ा सा टफ होता है। 15 दिन के पहले उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट वापस करनी पड़ती है। अब असेसी बड़ा ढीठ था, उन्होंने ना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड कराई, ना किसी बात का जवाब दिया, और किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करा, ना ही स्टेटमेंट में साइन करा। तो एक सेक्शन है सेक्शन 272A1 पेनल्टी का सेक्शन, कहता है एज पर सेक्शन 272A1 अ पेनल्टी ऑफ 10,000 कैन बी इम्पोज ऑन अ पर्सन, पेनल्टी ऑफ 10,000 कैन बी इम्पोज ऑन अ पर्सन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट।
या तो ओमिशन टू अटेंड टू गिव एविडेंस ऑन प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट, या तो भाई वो ना ही एविडेंस प्रोवाइड करा रहा है, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड करा रहा है, किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है, ना ही जो स्टेटमेंट बनाई है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने भाई ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये डिटेल मिली है, ना ही उस पर साइन कर रहा है, तो उसको हर डिफ़ॉल्ट का 10,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये वाला डिफ़ॉल्ट भी करा, ये वाला डिफ़ॉल्ट भी करा, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट नहीं करा, इसमें जो उसने साइन कर दिया, लेकिन ना उसने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड कराए, ना ही किसी बात का जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने स्टेटमेंट बना के दी उस पर साइन कर दिया, तो उस पर कितना पेनल्टी लग जाएगी? 20,000 रुपये की। अगर उसने इसका भी जवाब नहीं दिया, इस पर भी साइन नहीं करा, तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपये की। क्योंकि जो पेनल्टी है ना फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट की 10,000 रुपये है, 3 डिफॉल्ट करोगे 30,000 रुपये हो गई। ठीक है, तो सेक्शन 272A में पेनल्टी लगती है 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 131। This is all about section 131 and section 116. 116 was basically related to the income tax authorities, and 131 its power to issue summons regarding discovery, production of evidence, etc. तो ये था सेक्शन 131। अगले क्लास के वीडियो में मैं लेके आऊँगा सेक्शन 133A, तो सर्वे अभी नहीं करेंगे, सेक्शन 133B, उसके बाद सेक्शन 133A सर्वे, और फिर बाद में सी वगैरह देख लेंगे, फिर उसका सर्च एंड सीजर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। CA फाइनल का आपको पता है बहुत कोर्स है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।